हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेश सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, दैट इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड कॉलर्स लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो उसको जानने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस। आप जानते हो क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भाई देखो, रेजिस्टेंस क्या होती है कि आप कोई करंट फ्लो कर रहा है, उसमें आप कोई बाधा डाल रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो उसको, है ना। तो जो आप किसी भी कंडक्टर के लिए अगर बात करें ना, तो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सॉल्व किया तो आपके पास आया R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, वेयर रो इज व्हाट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। ठीक है, और ये होता क्या है, रो resistance offered by a conductor of 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दे एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप कर दे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगी, है ना, किसी कंडक्टर को, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेजिस्टेंस के अगर यूनिट की बात करो तो उसका यूनिट होता है ओम। आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एंड रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास कंडक्टिविटी, है ना। नेक्स्ट है आपके पास कंडक्टिविटी। देखो भाई, कंडक्टिविटी को आप लिखते हो जी से। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, मेजर ऑफ ईज विद विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। यानी कि कितनी आसानी से आपका जो कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, एक तरह से रेजिस्टेंस का रिवर्स हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया उनका रेजिस्टेंस का, यानी कि 1/R। इसके यूनिट्स क्या आएंगे फिर, पर ओम या साइमन, जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, साइमन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंडक्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा भाई, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। यानी कि अगर आपका कोई कंडक्टर है, उसमें उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, उसमें कितनी कंडक्टेंस हो रही है, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है, एक तरह से रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है ये। ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, पर ओम पर सेंटीमीटर। उसके थे ओम सेंटीमीटर, इसके आ जाएंगे पर ओम पर सेंटीमीटर या साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कापा को आप लिख सकते हो, कंडक्टिविटी को आप रिप्रेजेंट करते हो कापा से। ये जो के है ना, बस ऐसे ऊपर से ऐसे थोड़ा सा कर्व कर दो, इसको आप बोलते हो कापा। ठीक है, कापा आपका क्या है, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूँ, रेसिस्टिविटी क्या था, आर ए अपॉन एल, यानी कि 1/R L/A आ जाएगा। अब देखो 1/R क्या था आपका, जी। तो अगर मैं कहूं कि भाई कंडक्टिविटी का कंडक्टेंस से रिलेशन बताओ, तो कैसे लिखोगे सर, कापा इज इक्वल टू जी इंटू L/A। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, डिपेंड करता है भाई कि आपके कंडक्टिविटी का क्या मैग्नीट्यूड है, उसके बेसिस पे आप मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। नंबर 1 इज कंडक्टर, जैसे मेटल हो गए, उनके अलॉय हो गए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है, जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टेंस को होने देते हैं। ठीक है, इसकी कितनी है आपके पास वैल्यू, 10⁶ टू 10�7 साइमन पर मीटर। ठीक है, साइमन पर मीटर इनकी वैल्यू है। इंसुलेटर, जो ऑफ कोर्स इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, आप पढ़ते आ रहे हो, ये बेसिक कहानियां अभी। ठीक है, इनकी कितनी वैल्यू है, 10⁻20 टू 10⁻10 साइमन पर मीटर। सेमी कंडक्टर की बात करें, जैसे सिलिकॉन हो गया, डोप्ड सिलिकॉन हो गया, है ना, गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी होती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन बिटवीन आते हैं सेमी कंडक्टर। इनकी वैल्यू है 10⁻6 टू 10⁻4 साइमन पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके सुपर कंडक्टर, ऐसे मटेरियल जिनकी जीरो रेसिस्टिविटी हो, या ऐसे बोल दो जिनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, इवन एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, 0 से 15 केल्विन पे भी जिनकी पास जीरो रेसिस्टिविटी या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है, उनको आप क्या बोलोगे, ऐसे मटेरियल को क्या बोलोगे आप, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस की, ठीक है, दो तरह से आपके पास है, मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, या इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं मेटालिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, अगर मेटल्स की बात करें तो वो क्या होती है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, के आपके मेटल का नेचर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप ये सारा कुछ कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ा सा देखोगे। ठीक है, फिर उसका टेम्परेचर
क्या है, देखो भाई इसमें एक चीज़ याद रखना, मेटालिक कंडक्टेंस में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। बट अगर मैं आयनिक कंडक्टेंस की बात करूं, ये है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म, यानी कि आपके जो आयंस है वो अगर आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट हो या मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उनकी वजह से अगर कोई कंडक्टेंस हो रही है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक यानी मेटालिक, इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि आयन की वजह से। इनमें से इनमें क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं भाई, क्या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या ऐड कर रहे हो, साइज ऑफ आयन क्या है या उनका सॉल्वेशन क्या है, ज़्यादा होगी तो नहीं होगी, कम होगी तो आपकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, है ना, ज़्यादा होगी तो फिर वो आयन सॉल्वेंट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, ठीक है भाई, सॉल्वेंट आपका ज़्यादा गाढ़ा ना हो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपके इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंसंट्रेशन में है। टेम्परेचर, इसमें आप इन्वर्स होगा, टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा तो मूवमेंट ऑफ आयंस इसकी बढ़ेगी, मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगी तो आयनिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, ठीक है, बट जो आपकी आयनिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, आपका ये एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। आप कैसे मेजर करते हो कंडक्टिविटी, ठीक है भाई। देखो अगर आपने एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है किसी अननोन रेजिस्टेंस की, तो आपको पता हो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से आप करते हो, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ ना आयनिक सोल्यूशन की, आयनिक सोल्यूशन में ना कंडक्टिविटी मेजर करने के दौरान दो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट पास करोगे, अगर, है ना, अगर आप डीसी करोगे पास, तो उसके आपके जो सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाती है, सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन चेंज होती है। सेकेंडली, अ सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर या अदर सॉलिड कंडक्टर। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, पर सोल्यूशन को कैसे कनेक्ट करोगे भाई व्हीटस्टोन ब्रिज में, है ना, क्योंकि वो तो सॉलिड कंडक्टर तो है नहीं, जैसे कोई वायर टाइप कोई है नहीं कि उसको कंडक्टर या ब्रिज में से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम चीज़ हो आपकी डीसी करंट की, डीसी करंट को आप यूज़ करते हो उसकी बजाय एसी करंट यूज़ करते हो, ठीक है, आप डीसी की बजाय एसी करंट इसमें यूज़ करते हो। दूसरा, आप जो आपकी ब्रिज में कैसे उनको फिट करें, उसके लिए आपके पास है कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, कि जो आपके एक स्पेशली डिजाइंड वेसल होते हैं जिनको आप बोलते हो कंडक्टिविटी सेल। ये अलग अलग तरह के, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये अलग अलग टाइप्स हैं उनकी, ठीक है। मेन जो उसमें होता क्या है कंडक्टिविटी सेल में, कि उसमें दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होती हैं जिसको कोड किया होता है विद प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है, प्लैटिनम ब्लैक के साथ उनको कोड किया होता है जो आपके दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और उनमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ए, और डिस्टेंस जिसपे सेपरेटेड होगी दैट इज एल, यानी कि जो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज एल, ठीक है। उस बेसिस पे आप रेजिस्टेंस आप उनकी निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस उसमें कैसे आएगी, रो, रेजिस्टेंस कैसे आएगी, रो एल बाई ए। अब आपको पता है कि रो जो है आपका दैट इज इक्वल टू 1 बाय कापा, है ना, 1 बाय कापा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रो अगर ऊपर आ रहा है, तो अगर मैं इसको नीचे करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं रो को ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय कापा, तो इस वजह से मैं आर को लिख सकता हूँ ऐसे 1 बाय कापा इंटू एल बाय ए। सेम इन्होंने ऐसे लिखा है, सेम कहानी ऐसे लिखी है, ठीक है। चलो जी, तो ये जो आपका एल बाई ए आ रहा है ना, एल बाई ए, इसको आप बोलते हो सेल कांस्टेंट, ठीक है। और सेल कांस्टेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद जी स्टार, ठीक है, जी स्टार, कंडक्टेंस था जी, सेल कांस्टेंट इज जी स्टार, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि भाई आपका डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये मेरे को लगता है कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इसको अभी हम ठीक कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत आएगी। लेट अस सी, ऐसे 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 ऐसे, चलो जी ठीक हो गया। चलो अब बात कर रहे थे जो आपका ये सेल कांस्टेंट है ना, ये है आपका, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई आप, लेकिन आपको पता है कि जितना मर्जी कर लो उसमें डिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मेजर करना सोल्यूशन का, ये बड़ा अनरिलायबल टेक्निक है, ठीक है। दो इस वजह से इसकी डायमेंशन होनी चाहिए थी पर लेंथ, बट ये क्योंकि टेक्निक बड़ी अनरिलायबल है, थोड़ा मेजर करना डिफिकल्ट है, उस वजह से आप इसको मेजर करते हो। जो आपका सेल कांस्टेंट है ना, उसको आप कैसे मेजर करते हो, हुज
मतलब उसको क्या करते हो, उसको ना आप रेजिस्टेंस ऑफ सेल को मेजर करते हो कंटेनिंग अ सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नो। जैसे फॉर एग्जांपल आप केसीएल का सॉल्यूशन ले लो, अगर केसीएल का सॉल्यूशन लेते हो जिसकी कंडक्टिविटी आपको पहले पता होती है, ठीक है, सेल कांस्टेंट को आप क्या करते हो, उसके साथ कनेक्ट करते हो एंड उससे आप क्या फाइंड करते हो, सेल कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, कैसे, जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर इंटू कापा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आर इंटू कापा। ठीक है, तो जब आपके पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो आप रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ मतलब घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इसमें होता क्या है कि आप ना रेजिस्टेंस ऑफ सेल मेजर करते हो ऐसे सॉल्यूशन की जिसकी कंडक्टिविटी ऑलरेडी नोन है। ठीक है, ठीक है, उससे आप फाइंड आउट करते हो सेल कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो तो सेम रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप अननोन के लिए सेल कांस्टेंट की हेल्प से रेजिस्टेंस या बाकी सारी जो भी आपने कंडक्टिविटी निकालनी है वो निकाल लोगे आप। ठीक है, देखो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं आएगा कि इसको ऐसे 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 करके निकालो। थोड़े थोड़े मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया जो आपकी PYQs है। ठीक है, सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, आपको पता चल जाएगा उसमें कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो आगे कहानी को आगे लेके जाते हैं कि इन्होंने क्या किया। अगर आपका सेल कॉन्स्टेंट जब आपने डिटर्मिन कर लिया, उसको आप फिर मेजर यूज़ कर सकते हो टू मेजर द रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर कैसे करोगे मेजर, उसे आप कनेक्ट करोगे यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसकी कहानी में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिजिक्स में नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे। इतना आपको पता है कि भाई इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3। तो ये जो आपकी अननोन रेजिस्टेंस है कंडक्टिविटी सेल की, आपकी जो अननोन रेजिस्टेंस है R2 किसकी इक्वल आ जाएगी, R1/R4/R3 के। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर आपने कंडक्टिविटी ढूंढनी है, आपने कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, अभी आपने फॉर्मूला देखा था जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कापा। ठीक है, तो कापा क्या आ जाएगा आपका, जी स्टार बाय आर। यही इन्होंने ऐसे फॉर्मूला लिया हुआ है। ठीक है, बस सेम कहानी, सिंपल कहानी, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना। होता क्या है, फॉर्मूलेस देख के ना इसको कंफ्यूज हो जाते हो। कुछ नहीं करना, एक बार लेक्चर को आराम से देखो। ठीक है, जो कुछ अगर आपने नोट करना उसे नोट करो। ठीक है, और जो आपके फॉर्मूलेज है ना, ये फॉर्मूलेज को एक बार अच्छे से आप नोट कर लो। जैसे फॉर्मूला बैंक अपना बना लो। ठीक है, अपना एक फॉर्मूला बैंक बना लो कि नोटबुक में, और ये फॉर्मूलेज को अच्छे से आप नोट कर लो। उससे क्या होगा कि क्योंकि अगर आपके ऐसे फॉर्मूले आगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते, आते हैं पर इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब अपना जो आपने फॉर्मूला बैंक तैयार कर लिया, अपने PYQs की प्रैक्टिस करो अच्छे से, NCERT की प्रैक्टिस करो, आराम से आपके क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। भाई देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ना कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, और कंसंट्रेशन तो वेरी होती रहती है। तो उसको एक फिक्स करने के लिए आप कंडक्टिविटी किस पे निकालते हो, मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में। ठीक है, तो उसको एक फिक्स करने के लिए ना कंडक्टिविटी की बजाय आप मोलर कंडक्टिविटी यूज करते हो। मोलर कंडक्टिविटी होती है क्या, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी अब आपने कंसंट्रेशन फिक्स कर दी, कितनी है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जिनका डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि 2 इलेक्ट्रोड जिनका डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर अपार्ट, उनमें जो आपका सोल्यूशन है उनकी 1 मोल, उसके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, उसको क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डाम, इसको हम लैम्डाम बोलते हैं। ठीक है, दो इसमें ऐसे नहीं दिखाते हैं हमें। ठीक है, ये ऊपर की डंडी नहीं दिखाते ऊपर में। ठीक है, पर ऐसे ही लिखते हैं, बोलते हैं इसको लैम्डाम ही है। तो लैम्डाम इज इक्वल टू कापा इंटू वी वॉल्यूम। ठीक है, या अगर कहूँ मोलैरिटी के टर्म्स में लिखूँ, ठीक है, तो अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, क्योंकि है ना आपने लिखा 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्योंकि 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो वॉल्यूम भी आपका ml सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो आपके मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके 1 है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 बाय v, एंड v इज इक्वल टू 1000 बाय m। बस ये आपने पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है जी,
जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है किसी कॉलम की, ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 मोलर KOH सोल्यूशन है, लेंथ है आपके पास 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके पास 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास 5 × 10⁻³ ओम, ठीक है। आपने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। कैसे करोगे? देखो एरिया है, लेंथ है, पहले एक बार क्या करो, सारी जो जो आपके पास वैल्यूज है उनको लिख लो, लिख लिया, फिर देखो आप क्या कर सकते हो उसमें। देखो आपने फाइंड करनी रेजिस्टिविटी, कैसे होती है R/A/L, ठीक है, R की वैल्यू है, A की वैल्यू है, L की वैल्यू है, डालो पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कापा की वैल्यू है ना, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है 1 बाय रेजिस्टिविटी, ठीक है, 1/62.5 कर दो, आंसर सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कापा × 1000/m, ठीक है, कापा आपके पास, कापा की वैल्यू आ गई, ठीक है, मोलैरिटी आपके पास कितनी है 0.05 मोलर है, कंसंट्रेशन है, कापा है, 1000 से मल्टीप्लाई करो, उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, सिंपल मैथ्स है, कुछ जा रहा होगा इसमें, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेरिएशन ऑफ कापा एंड लैम्डा विद डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन से क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इसमें। देखो भाई कापा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है ये आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये कापा की इक्वल जी आपकी कंडक्टेंस कब होगी, जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ क्या होंगे, यूनिटी होंगे, ठीक है। तो कापा का आपने पढ़ा था कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज करेंगे। देखो भाई डाइल्यूशन करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट में वो डिक्रीज कर जाएंगे डाइल्यूशन पे, है ना, तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे तो कापा भी डिक्रीज करेगा। बट ऑन द अदर हैंड जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है, डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी वो अब इंक्रीज करती है, डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी अब इंक्रीज करती है, ठीक है, तो क्योंकि इसका वॉल्यूम से भी रिलेशन आता ना, ठीक है, कापा सॉरी आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका डिनोमिनेटर में आता है, तो ऊपर को जाओ, जब आप मोलारिटी में करोगे, अभी आपने देखा ना मोलारिटी है, मोलारिटी में वॉल्यूम आपका डिनोमिनेटर में आएगा, वॉल्यूम ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो वॉल्यूम से इसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा आपका इंक्रीज करता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आपका इंक्रीज करता है, बट फर्क क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका इंक्रीज होता है वो बड़ा स्मॉल होता है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका ज़्यादा होता है। क्यों होता है उसको देखते हैं। देखो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, आपका स्लोली डिक्रीज, आपका स्लोली इंक्रीज करता है ऑन डाइल्यूशन। देखो जैसे ये आपके पास फिगर है एनसीईआरटी में, ठीक है, इसमें आप देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl लिया है, ठीक है, जैसे जैसे आप देखो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, है ना, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, वैसे वैसे आपका लैम्डा जो है वो स्लोली इंक्रीज कर रहा है, वो आपका स्लोली आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डाइल्यूशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन घटा रहे हो घटा रहे हो घटा रहे हो, स्लोली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो यहाँ तक, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी क्या आ जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कंसंट्रेशन जब आपकी जीरो आ जाएगी तो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आपके पास एक मोलर कंडक्टिविटी की एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, है ना, डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, उसको आप बोलते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो एक नई टर्म ऐड हुई इसमें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऐसी मोलर कंडक्टिविटी भाई जब आपके कंसंट्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच करे, यानी कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू एक फिक्स हो जाएगी, उसको आप बोलते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और इनका रिलेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a c बार 1/2, यानी कि c का अंडर रूट, ठीक है। ये आपकी डिबाई हक्कल आंसर इक्वेशन है। इसके क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखे है तो शायद ही कोई ऐसा कोई एक आध कोई हो क्वेश्चन जो इसमें आया हो, पर इस पर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, ये आप थोड़ा हायर क्लासेस में देखते हो, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस इक्वेशन। क्या है, कुछ नहीं सकते हो, कुछ भी सकता है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये इक्वेशन को अच्छे से देख लो, ठीक है। अगर मैं प्लॉट की बात करूँ, प्लॉट ऑफ अगर लैम्डा अगेंस्ट अंडर रूट सी, तो आप देख सकते हो ये आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये सी क्या है आपका, ये इंटरसेप्ट, ठीक है, ये मैंने जल्दी में शॉर्ट में लिख दिया, इंटरसेप्ट, ये सी है आपका इंटरसेप्ट, किसके इक्वल है आपका इंटरसेप्ट, लैम्डा नॉट पे, लैम्डा नॉट m पे, या ना, ये दिस इज योर
लैम्डा नॉट m, ठीक है। और स्लोप क्या है आपकी माइनस ऑफ ए, स्लोप है आपकी माइनस ऑफ ए, ठीक है। और ये जो है ना आपका c, यहाँ पे जो c है आपके कंसंट्रेशन, बाकी आपके टर्म्स पता है, ठीक है। पर ये जो a है, a क्या है आपका कांस्टेंट, और a डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्योंकि लैम्डा आपका डिक्रीज कर रहा है लीनियरली विद सी अंडर रूट सी, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एक सेकेंड, एक गड़बड़ी होगी, ये डिक्रीज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंक्रीज कर रहा है ना आपका, लैम्डा में आपका इंक्रीज कर रहा है ना लीनियरली विद, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक टाइम पे जब आपके कंसंट्रेशन जीरो आ जाएगी तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा नॉट, ठीक है। इसका मतलब कि आप लैम्डा नॉट को एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अब कहानी चेंज हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम कहानी है भाई, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करेगी, ठीक है। इस एक सेकेंड, एक इसमें ऐड करो, यहाँ पे डिक्रीज इन, यहाँ पे ऐसे करो कि इट विल लैम्डा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, डाइल्यूशन हो रही है, तो इंक्रीज हो रहा है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, सेम कहानी भी यहाँ पे भी, बट इट डज नॉट रीच अ कांस्टेंट वैल्यू इवन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। भाई इनफाइनाइट डिल्यूशन पे भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहे हो 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 जा रहे हो, एकदम से बढ़ गया, ठीक है, एकदम से बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया, ठीक है। तो इसको आप इनफाइनाइट डिल्यूशन में भी आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इस वजह से इसको आप इनडायरेक्टली ऑब्टेन करते हो फ्रॉम कॉलरॉश लॉ, जो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई आपकी ये लार्ज इंक्रीज क्यों हुई है, ऐसे एकदम से लार्ज इंक्रीज क्यों हुई है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस आपके डाइल्यूशन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं, उनमें सिर्फ स्मॉल इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं सोल्यूशन में, तो नंबर ऑफ आयंस आपके कांस्टेंट रहते हैं। बट उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपके नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट नहीं रहते, आपको पता है कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती उनमें, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब आप डाइल्यूशन करते हो तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो आपकी है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। आयंस की आपस में जो इंटरेक्शन है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि उससे आयंस दूर दूर चले जाते हैं। इस वजह से आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो स्लोली इंक्रीज करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। भाई ये बड़ा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो भाई इसने इसकी ये स्टेटमेंट है, एक तो स्टेटमेंट भी, कहानी भी, सब कुछ। स्टेटमेंट है इसकी भाई कि इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि किसी एक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं कहूँ कि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेरे को बताओ, तो कैसे निकल सकती है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड अनायन, ठीक है। कैटायन और अनायन के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से आप पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं तो आई कैन राइट इट लाइक लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, इनका सम आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देगा NaCl की। सिमिलरली BaCl2 की बात करूं तो आपके पास एक Ba2 पॉजिटिव, और क्योंकि Cl2 दो क्लोराइड है ना, तो +2 इंटू लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो भाई जितने आपके पास होंगे उतने उतने आयन, मतलब सम इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि Ba2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, तो इनको सम करोगे तो आपका 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल आपने MgCl2 की निकालनी है, Mg पॉजिटिव की गिवन है, Cl नेगेटिव की गिवन है। ऐसे भी कभी कभार ऐसे आपको आ जाते हैं क्वेश्चन, बड़े सिंपल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करो, कॉलरॉश लॉ से वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ सीधा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉश लॉ।
सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसके लिए हमने कॉर्लॉस लॉ को पढ़ा, ठीक है, कैसे निकालोगे? फ्रॉम द नॉलेज ऑफ लैम्डा नॉट एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पता होना चाहिए। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे, उसकी हेल्प से आप वीक इनडायरेक्टली आप निकालोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसे आपने निकालनी है एसिडिक एसिड की, तो किसकी इक्वल आनी चाहिए? एसिडेट आयन और एच पॉजिटिव आयन की, ठीक है। पर भाई देखो ना हमें एसिडेट आयन की पता ना हमें एच पॉजिटिव की पता, तो कैसे निकालेंगे? देखो कैन आई राइट इट लाइक दिस कि अगर मैं सोडियम एसिटेट और HCl को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरे को ये एसिडेट मिल जाएगा, H निकल जाएगा, और ये मेरे पास Na और Cl बच रहा है, Na और Cl बच रहा है, इसको मैं माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको खोल के लिखूं एसिडेट आयन सोडियम आयन, इसको मैंने खोल के लिख लिया, ठीक है। फिर HCl का H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसको खोल के लिख लिया। फिर NaCl का Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको खोल के लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसे लिख सकते हो? देखो अगर मैं इसको ऐसे खोल के लिखूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कट हो जाएगा, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कट हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद अगेन एसिडेट एंड H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो आप विद द नॉलेज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको कुछ ना कुछ आपको ऐसे कम्बिनेशंस, वो कहते हैं ना, आप वो शायद मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशंस, आपको कुछ ना कुछ ऐसे कम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप निकालोगे, इनडायरेक्टली आप ऐसे थोड़े बहुत मतलब उसके साथ आप पंगे लेके आप निकालोगे, ठीक है। ट्राई करो, क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, आ जाएगा कि इतना आसान, मतलब इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है, आसान है बहुत, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है ये क्वेश्चंस करने में, ठीक है। अरे देखो क्वेश्चंस को देख के ना डरते नहीं है, क्वेश्चंस का ना मज़ा लेते हैं, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब जब देखो जब आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करोगे ना, और अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपके मन में जो खुशी आएगी ना, आप सोच ही नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते वो उस खुशी में क्या ही, मतलब क्या आपको एक कॉन्फिडेंस, क्या एक बूस्ट मिलता है आपको, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है। जब आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा। और जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने फाइंड आउट ऐसे की है ना, टफ न्यूमेरिकल्स को ऐसे ट्राई किया, और उनके जब सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, वो जो खुशी मिलती है, दे कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना। चलो भाई नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कितना डिसोसिएट हुआ, वैंट ऑफ में पढ़ा था ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो बस इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी जहाँ पे भी दी होगी और डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। भाई देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप निकालना आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एसिटिक एसिड है, ये किस में डिसोसिएट होगा? एसिडेट और H पॉजिटिव आयन में, ठीक है। भाई मान लो T इज इक्वल टू 0 एट इनिशियल टाइम पे, उसके कंसंट्रेशन में मान रहा हूँ C, ठीक है। C आपकी मतलब कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, इसीलिए इसको मेंशन किया मोल पर लीटर में, ठीक है। तो ये आपका C होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। T इज इक्वल टू T पे ये इसमें कुछ C अल्फा मोल है ना कुछ आपके डिसोसिएट हुए होंगे ना आयन, ठीक है। तो कैसे हम उसको लिख सकते हैं? C इंटू अल्फा लिख सकते हैं ना, C इंटू अल्फा, यानी कितने डिसोसिएट हुए, ये अल्फा, ये आपके पास C है कंसंट्रेशन, तो ओरिजिनल में से कुछ C अल्फा आपके कम हुए होंगे, तो अगर C अल्फा कम हुआ है तो इतने आपके C अल्फा और C अल्फा आपके बने होंगे, है ना, दूसरी साइड पे, ठीक है। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे निकालोगे कि, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, वो आपका बन जाएगा C अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन C को कॉमन निकाल लिया 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो कि C इंटू C अल्फा स्क्वायर, तो ये C से C कट हो गया, और आपके पास आगे वैल्यू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट, ये सारे फॉर्मूले अब आज की वीडियो में जितने फॉर्मूले हैं मेरे भाई, आज की वीडियो में जितने फॉर्मूले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और उसको अच्छे से याद करना, ताकि जब आप अपने क्वेश्चन करो, है ना, तो उसको आप आराम से कर सको, ठीक है। तो अपने जो आपके न्यूमेरिकल्स आपके हैं, इसको आप आराम से कर सको, सो दैट उसके लिए आप अपने जितने भी ये फॉर्मूलेज हैं इस लेक्चर में, उसको अच्छे से लिखो, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। तो आपके डेफिनेटली आपके पेपर में बहुत शानदार फोड़ के आओगे, ठीक है। अच्छा चलो देखो, अल्फा की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ,
ठीक है, अल्फा की वैल्यू पुट करूँ यहाँ से, क्या है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है, बस इसकी वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व करा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा एम नॉट, यहाँ पे आएगा ना ये लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ऊपर है लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट एम इंटू लैम्डा नॉट एम, तो ये यहाँ से ये कट गया और आपके पास क्या बन गई वैल्यू, सी इंटू लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम। यानी इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं आपने करना, इसमें को देख के घबराना नहीं है, बस इसको याद रखो, ठीक है, इसको आपने याद रख लिया, ये तो वैल्यू पुट करोगे आराम से आ जाएगा, ये बच्चा भी कर लेगा, ठीक है, इसको याद रखो, इसको याद रखो, ये अपने आप कर लोगे, इसको आप मतलब सर पे ऐसे बोझ मत बनाओ, इतने फॉर्मूले ऑलरेडी और ना बोझ बनाओ इसको, इसको याद करो, इसको याद करो, ये अपने आप आ जाएगी, अगर ज़रूरत होगी तो आप कर लोगे, ठीक है। देखो ऐसे भाई, देखो आपके पास है कापा की वैल्यू, कनेक्टिविटी आपके पास गिवन है, कंसिडरेशन गिवन है, मैंने ना स्टेटमेंट पूरी लिखने के बजाय शॉर्ट में लिखी है, सो दैट कि हम थोड़ा वीडियो को भी टाइमली कवर कर लें, ठीक है। लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव की वैल्यू आपके पास ये है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिडिटी ये है, लैम्डा हम निकालना है, अल्फा आपने निकालना है। भाई देखो जो आपके पास वैल्यू गिवन है पहले वो निकालो, तो मोलर कनेक्टिविटी कैसे होती है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, कापा है यस सर, मोलैरिटी है यस सर, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, सीधी सी बात, आंसर निकल आएगा, ठीक है। आपको पता है अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन लैम्डा एम नॉट, है ना। तो अगर आपने निकाले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो कॉलोस लॉ से निकाल लोगे। आपको नजर आ रहा है कौन सा आयन है, एसिडेट आयन है ना, तो कैसे निकालोगे आप, आपके पास ऑलरेडी इंडिविजुअल ही दी हुई हैं, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऐड कर दो उसको, ठीक है, ऐड किया आ गई, तो अब आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है यस सर, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है यस सर, फॉर्मूला लगाओ, उसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो एंड दैट्स इट, ठीक है। सो इसके लिए भाई जितने न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा, उतना आपका फ्लो बनेगा, उतना हाथ बनेगा, उतना हाथ चलेगा आपका, ठीक है। क्योंकि पेपर में हो सकता है एक आध आपको टेढ़ा मेढ़ा न्यूमेरिकल दे दें, तो उसको देख के आप घबरा जाओ, फिर सारे पेपर में ब्लंडर करके आओगे। तो उसके मतलब बचने के लिए एक तो देखो, अगर पेपर में आपको लगे ना कि ये न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है, छोड़ दो, फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, बाद में देख लेना उसे, ठीक है। एंड अगर वो चाहते हो कि वो नौबत आए ही ना, तो अपने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना टाइम लगा सकते हो, जितना अपनी एफर्ट्स लगा सकते हो, इसको लगाओ, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो दैट कि आपको ये प्रॉब्लम आए ही ना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।